एक बार राजा विद्याधर के दरबार में एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आया। है कोई जो पेश करे मिसाल, इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर दे निकाल। विजयनगर वासियों की बुद्धिमत्ता को ललकार रहे हो, वो भी महाराज के सामने। महाराज विद्याधर को अपनी प्रजा और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मोम के शेर को वो देखते ही पहचान गए। तुम्हारे मोम का शेर पिंजरे के बाहर है कलाकार। ये विजयनगर है, यहाँ तुम अपनी चालाकी से किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता तय करेगी कि हम तुम्हारे साथ क्या करें। क्यों कलाकार, मिल गया जवाब? जवाब नहीं, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, सजा। हाँ, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सबक मिला इस कलाकार को। हाँ, सही कहा। तुम्हारी ये अवस्था किसने की बालक? राजा विद्याधर ने गुरुवर। उन्हें अपनी और अपनी प्रजा की बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड है। किसी कलाकार का ऐसा अपमान कोई राजा करता है क्या? राजा विद्याधर हमारे ही शिष्य हैं, परंतु लगता है उन्हें फिर से सीख देने की आवश्यकता है। उमेश, हरीश, महेश। गुरुजी ने राजा का अहंकार तोड़ने के लिए अपने 3 प्रिय शिष्यों को बुलाया। जो आज्ञा गुरुवर, ऐसा ही होगा। वो तीनों भेष बदलकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने चल पड़े और हरीश पहुंचा पान वाले की दुकान पर। श्रीमान, ये पत्ते कैसे दिए? 10 सिक्कों के 200, बिल्कुल ताजे हैं। बोलो कितने दूं? ये 10 सिक्के रखो और मुझे अभी सिर्फ 25 पत्ते दो। बाकी 175 पत्ते जब मेरा लड़का चिट्ठी लेकर आएगा उसे दे देना। बढ़िया बढ़िया शॉल ले लो। बोलिए श्रीमान, कौन सी वाली दूं आपको? मुझे तो ये वाली शॉल चाहिए। दुकान की सबसे अच्छी शॉल पसंद की है आपने श्रीमान। पार की है आप, सिर्फ 200 की है। ये 25 सिक्के लीजिए, बाकी के 175 उस पान वाले के पास रखे हैं। आप वहाँ किसी को भी भेजकर मंगवा सकते हैं। मेरी चिट्ठी उसे दीजिएगा, वो आपको दे देगा। लड़का पान वाले के पास पहुंचा। चिट्ठी देखते ही वो बोला, हाँ हाँ, वो श्रीमान अभी कुछ देर पहले मेरे पास आए थे। मैं भोजन कर लूं, उसके बाद आके ले जाना। मैं गिनकर पूरे 175 रख दूंगा। हाँ। लड़के ने वापस आकर अपने सेठ को बता दिया। पैसे तो मिल ही जाएंगे। ये सोचकर सेठ ने शॉल हरीश को दे दी। जब लड़का और उसका मालिक दोबारा पान वाले के पास पहुँचे तो उसने बजाय सिक्कों के पान पकड़ा दिए। इसका क्या करूंगा मैं? मुझे क्या पता, खाओ या बेचो, तुम्हारी मर्जी। अरे मैं तो मेरे सिक्के लेने आया हूँ। अरे कौन से सिक्के? श्रीमान के तो पान के पत्ते बकाया थे जो मैंने दे दिए। दोनों सेठों की बहस में एक तरफ से पान चले तो दूसरी तरफ से सिक्के। बात राजा के दरबार तक पहुंची। राजा उनकी बात सुनते ही जान गए कि किसी ने उन्हें सिर्फ बेवकूफी नहीं बनाया, बल्कि उनकी प्रजा और उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जिसने हमारे व्यापारियों के साथ चालाकी की है उसे बंदी बनाकर तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा के सैनिक हरीश को ढूंढने लगे। उधर चलो। अब गुरुजी के दूसरे शिष्य मनीष की बारी थी। मनीष जिस दुकान में गया वो कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं थी, राजा के कारीगर की दुकान थी।
जहाँ उसकी बनाई एक से एक लोहे और लकड़ी की चीजें थी। राज कारीगर है ना? मनीष को बड़ा रईस समझकर दुकान वाला उसके पास आया। आइए श्रीमान, आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने एक अद्भुत यंत्र बनाया है। कोई चोर अगर हाथ लग जाए तो इसे पहनकर आप बंदी गृह तक ले जा सकते हैं उसे। चोर भाग नहीं पाएगा। ठिठोली करने के लिए मैं ही मिला हूँ। अरे जो चोर जंजीर तोड़ के भाग जाता है वो इस लकड़ी से रुकेगा क्या? हाँ? मैं राज कारीगर हूँ श्रीमान, इसकी मजबूती साबित कर सकता हूँ। लगाइए ताला श्रीमान जी और देखिए इसकी मजबूती। मनीष को जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने राज कारीगर के कहने पर ताला लगा दिया और उसकी हालत पर हंसता हुआ चाबी अपने साथ ले गया। जैसे ही ये खबर राजा को लगी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ। कोई हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे साथ उपहास कर रहा है। हम स्वयं उसे बंदी बनाएंगे। हाँ। राजा भेष बदलकर निकल पड़ा और उसने देखा नगर के दरवाजे पर सुनसान जगह पर एक आदमी आम का टोकरा लेकर बैठा है। वो कोई और नहीं, गुरुजी का तीसरा शिष्य उमेश था। अरे, इसने अपनी दुकान नगर के द्वार पर क्यों लगाई है? कहीं मेरे लोगों को मूर्ख बनाने वाला यही तो नहीं है? भाई, आम कैसे दिए? मैं यहाँ आम बेचने नहीं बैठा हूँ। तो नए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं, आजकल राज्य में एक गिरोह घूम रहा है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। हमारे राजा भी उनसे परेशान है। हाँ, वो तो है। उस गिरोह का सरदार इसी मार्ग से जाने वाला है। मैं उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दूंगा। तुम जानते हो सरदार को? अरे और नहीं तो क्या, बहुत लंबा, तगड़ा और ऊंचा है वो। देखोगे तो हालत पतली हो जाएगी। चलो चलो, अपना रास्ता लो। अरे भाई, मैं भी उसे ही देखना चाहता हूँ। यहीं कहीं छिप जाता हूँ। अरे तुम ऐसे ही नाचते रहोगे तो मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम इस आम के बोरे में छुप जाओ और आवाज मत करना। जल्दी करो। राजा उमेश की बातों में आकर बोरे में छुप गया और उमेश ने बोरे को बंद कर दिया। बेचारा राजा थोड़ी देर तक तो चुप रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब उसने आवाज लगाई। अरे खोलो, कोई है? खोलो इसे। लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला तो था नहीं, सिवाय एक बैल के। सैनिकों ने जैसे ही बोरे को खोला, हाँ, तो देखा उसके अंदर राजा था। सरदार आ गया क्या? अगले दिन दरबार में गुरुजी को अपने शिष्यों और उसी कलाकार के साथ देखकर विद्याधर हैरान हुए। गुरुवर, ये तो वही है जिसने तुम्हें बोरी में बंद किया था। हाँ, ये मेरे शिष्य हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे तीनों व्यापारियों को बेवकूफ बनाया था। और इन्होंने मेरे ही आदेश का पालन किया है। ये सब तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए आवश्यक था विद्याधर, ताकि तुम फिर कभी अपने ज्ञान के घमंड में किसी कलाकार का अपमान ना करो। मैं समझ गया, मुझे क्षमा करें गुरुवर। विद्याधर को सीख मिली। उसने कलाकार और शिष्यों को उपहार देकर विदा किया। दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, मगर अब कौन नाई के पास जाए आराम से। अरे कोई है क्या? जल्दी
इधर आओ। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर धूप आ रही है, जरा सामने कोई कपड़ा रख देना, आराम से। क्या? अरे इसके लिए चिल्ला रहे थे हैं? अरे दुनिया में इतने आलसी देखे मगर इसके जैसा नहीं देखा। हाँ चलो भाई चलो यहाँ से। आलसी कहीं के। ये पैर उदंका सेठ के यहाँ गिरवी रखकर कुछ पैसे क्यों नहीं ले आते? क्योंकि ये तुम्हारी किसी काम के तो रहे नहीं। अब भोजन लगा रही हूँ, उठने का मन हो तो उठकर खा लो। अरे खाना लग गया है, खाना है कि नहीं? तुमने इतने प्यार से बनाया है, खाऊंगा क्यों नहीं, आराम से। हाँ, मजा आ गया। अरे अब लेटे ही रहोगे या कुएं से जाकर पानी भी लाओगे? तुम्हें पता भी है कि कितनी गर्मी पड़ रही है। एक भी कुआं नहीं बचा जो सूख ना गया हो, आराम से। अच्छा, आकाश निहारते निहारते तुम्हें कुएं का पता चल गया। वाह 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 वाह। चलो कुएं से तो नहीं, कम से कम तालाब से तो पानी ले आओ। हाँ? क्या कहा? तालाब से? अरे तुम्हें ज्ञात भी है कि तालाब कितनी दूरी पर है यहाँ से, आराम से। हाँ हाँ, तुम्हारी जैसे इच्छा हो, जैसा पानी हो वो ला दो बस। तुमने कहा था ना कोई भी पानी, अब मिल गया ना। आलसीपन की भी कोई हद होती है। अरे शाम हो गई, सब आ चुके होंगे। आ गई शरीर में जान। चल दिए अपने आलसी दोस्तों की टोली से मिलने। खुद तो निकम्मे हो ही, पूरे गांव के लोगों को भी निकम्मा बना दिया है। अच्छा, तुम्हें पता भी है कि आलसी होना भी एक कला है। हाँ। तुम्हें क्या समझ में आएगा। ठीक है, चलता हूँ, आराम से। अरे ब्रिज भैया आइए आइए बैठिए। अरे रहने दो, अब कौन बैठने के लिए नीचे झुके, आराम से। वाह क्या आलसी बात कही है। ये कोई आलसी बात हुई क्या? मैं तो उठने के बाद अपना बिस्तर तक सही नहीं करता। जब दोबारा रात को सोना ही है तो बिस्तर सही क्यों करना? अरे मैं तो खाने के लिए बर्तन तक नहीं निकालता। जिस भी बर्तन में खाना बनता है उसी में खा लेता हूँ, ताकि कुएं से पानी निकालो, फिर उसे घर लाओ, फिर उससे बर्तन धो, इनका कोई झंझट ही ना हो। अरे तुम तो खाना बनाने के लिए पानी लेने कुएं तक तो जाते हो ना। अरे मुझे तो कुएं तक जाना ना पड़े इसलिए मैं नहाता ही नहीं हूँ। अब बोलो। हो गई तुम लोगों की छोटी छोटी बातें। हाँ? हाँ? तुम लोग के आसपास कुआं है तो सही, मैं तो इतना आलसी हूँ कि अगर मेरी दाढ़ी में आग लग जाए तभी कुआं खोद के पानी निकालूंगा आराम से। वाह, आलसीपन में ब्रिज भैया का सच में कोई मुकाबला नहीं है। आग लग गई, भागो। भागो, कोई बचाओ। कोई पानी लाओ। लगता है गांव में कुछ हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, कोई मदारी वाला आया होगा या फिर संपेरा। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, आराम से। कोई बुझाओ।
अरे ये एकाएक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई भाई? गर्मी मुझे तो नहीं लग रही। अरे अरे छत पर तो आग लग गई है। अरे रुको रुको रुक जाओ। अरे तुम लोग वैसे ही परेशान हो रहे हो। अभी बारिश होगी और सब शांत हो जाएगा आराम से। अभी? और बारिश? और क्या, और बारिश नहीं भी हुई तो हवा उल्टी दिशा को बहेगी और आग यूं बुझ जाएगी। तुम बस देखते जाओ आराम से। हाँ। अरे हम इतने आलसी भी तो नहीं हैं कि जान पर बन आए और हम भागे भी नहीं। हाँ, अरे भागो भागो। तुम लोग भी ना, जाओ जाओ, मैं यहीं सोता हूँ। अरे अरे ये क्या हुआ? मेरी दाढ़ी में आग! बचाओ बचाओ! मेरी दाढ़ी लग गई! हाय हाय हाय! लो, कैसे लग गई दाढ़ी में आग। अब तो कुआं खोदना शुरू करो आराम से। अरे आराम से नहीं, जल्दी करो, कोई तालाब से पानी लेकर आओ। अरे तालाब तो बहुत दूर है। मुझे तो लगता है बारिश का इंतजार करना चाहिए। अरे कितने आलसी लोग हो तुम लोग। आग बढ़ती जा रही है और तुम बारिश और तूफान के इंतजार की बातें कर रहे हो आराम से। अरे कोई तो बचाओ। हाय, बच गया मैं। आग बुझ गई दाढ़ी की। हैं? आप सब? हाँ, हम सब। अब तुम आलसियों के भरोसे रहते तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाता, इसलिए हमें ही आग बुझानी पड़ी। हमसे गलती हो गई। कहाँ हो जी, सुन रहे हो? हाँ जी बोलो। ये क्या, कहाँ गई दाढ़ी? आलसीपन के साथ साथ दाढ़ी भी गई। विजयनगर में एक औरत रहा करती थी, संतोषी बुआ, जो बहुत ही बातूनी थी। उसे बातें करना बहुत ही पसंद था। वैसे तो पड़ोस में सुई भी गिर जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। आजकल सुरेश के घर हर रोज मेवा मलाई चल रही है, पर मुझे क्या। लगता है कोई बड़ी मछली फंसाई है उसने, पर मुझे क्या। पूरे गांव में यहाँ क्या वहाँ क्या सबकी खबर रखती है और फिर बोलेगी मुझे क्या। कल वापस आना। हाँ, आगे का कल बताऊंगी। अरे पूरे दिन लोगों की बातें करते करते तुम थकती नहीं हो क्या? हाँ? अरे मैं तो केवल लोगों की बातें करती हूँ, तुम तो बस बातें बनाते हो। पर मुझे क्या, बनाते रहो। और मैं कब से बोल रही हूँ, इस टूटे फूटे कमरे को तुड़वाकर एक छोटा कमरा ही बनवा लो, मगर नहीं। ये टूटा फूटा कमरा। हाँ, अरे संतोषी देख तो सही, अपने टूटे कमरे पर कितना सुंदर दुर्लभ कौवा बैठा है। दुर्लभ कौवा? ये कैसा दुर्लभ कौवा है जिसके दर्शन ही दुर्लभ है? ये खबर तो बढ़िया है, मगर मुझे क्या। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। मैं बाजार से होकर आता हूँ, बस इतना ध्यान रहे कि इस दुर्लभ कौवे के बारे में किसी को जानकारी ना हो। गणेश ने संतोषी को इस कौवे के बारे में किसी से भी बात करने को मना किया था, मगर संतोषी कहाँ रुकने वाली थी। चल पड़ी अपने पड़ोसियों को सब बताने। अरे ये क्या? संतोषी तुम? अरे ऐसे कौन आता है? अरे आते जाते छोड़ बहना। आज सुबह बहुत ही दुर्लभ कौवा मेरे घर के बाहर पेड़ पर बैठा था। हाँ, दुर्लभ कौवा, पर मुझे क्या,
मैं तो देखते ही भागी भागी तुम्हारे पास आ गई। ऐसा क्या दुर्लभ था उसमें? अरे सफेद कौवा था। सफेद कौवा? इतना बड़ा कि भैंस जैसा बड़ा। भैंस जैसा? इतनी लंबी सींग, इतनी लंबी पूंछ। हाँ? पूंछ वाला कौवा? अच्छा। और नहीं तो क्या, चलती हूँ। अच्छा, किसी को बताना मत। ऐसी खबर दी है कि चूल्हा जले न जले कलेजा जला दिया। अभी विमलावती को बताकर आती हूँ मैं। अरे तुम यहाँ चूड़ियों को चमकाने में लगी हो और वहाँ संतोषी की चमक से सबकी आंखें चौधियाने वाली हैं। क्या कहा? अरे उसके घर के छत पर एक सफेद कौवा बैठा था। सफेद कौवा, बड़ा सा। ये बात बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी को बताना मत। हाँ? यानी कि मेरी दादी ठीक ही कहा करती थी, जहाँ कोई सफेद कौवा दिखाई दे वहाँ अवश्य ही खजाना छुपा होता है। अजी सुनते हो? हाँ? जब भी कुछ लिखने वाला होता हूँ तुम सत्यानाश करने आ जाती हो। हाँ, सत्यानाश तो हम सबका होने वाला है। वहाँ संतोषी और गणेश बिना एक तिनका उठाए खजाने के मालिक बनने वाले हैं। तुम और तुम्हारे सपने। अरे सपना नहीं, सच कह रही हूँ। उनके घर पे आज एक दुर्लभ सफेद कौवा बैठा था जो कि बहुत बड़ा था। अरे यूँ कहो कि ऐरावत ही था वो, जिसका मतलब साफ है कि उसके घर के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। क्या ये बात है? अब बात पहुंची है सही आदमी के पास। अरे कमलेश, आज इस तरफ कैसे? अरे मैंने सुना है कि एक अजीब सा पक्षी तुम्हारी बाहरी हिस्से के छत पे बैठा था। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? ये बात किसी को बताना मत, खासकर राजमहल तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो गणेश, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओगे? कमलेश, जिसे संतोषी और गणेश फूटी आंख नहीं भाते थे, ईर्ष्या के मारे ये बात जहाँ गणेश ने ले जाने को मना किया था वहीं पहुँची। अद्भुत! राज्य की हर संपत्ति पे प्रथम अधिकार राजा का होता है। महाराज को सूचित करने से पहले सीधा उन्हें खजाना निकाल के ही देता हूँ। अति उत्तम। सेनापति जी, आप यहाँ? सब कुशल तो है ना? अभी तक तो तुम भी कुशल से हो और हम भी। अगर तुम्हारे कमरे से खजाना मिला तो खजाना छुपाने के जुर्म में सबकी कुशलता खतरे में आ सकती है। सिपाहियों, तत्काल उस टूटे कमरे को खोदने की तैयारी करो। क्या? आखिर वहाँ खुदाई शुरू हो गई। पूरा गांव खजाने के इंतजार में वहाँ खड़ा रहा। महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या? कमलेश, तुम्हें खजाने की खबर दी किसने? विमलावती ने। मेरी दादी कहा करती थी, जिस छत पे सफेद कौवा बैठता है वहाँ कोई खजाना छुपा होता है। ये कहानी तो मैंने भी सुनी है। किसने देखा सफेद कौवा? सत्यभामा ने। सिर्फ सफेद ही नहीं, हाथी जैसा विशाल था। सिर्फ सींगें ही नहीं, पूंछ भी थी। मुझे संतोषी ने ही तो बताया।
हाँ बताया तो था, मगर मगर क्या? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें कारावास में डाल देंगे। नहीं सेनापति जी, क्षमा कीजिए। मैं तो बस मुझे क्या पता था कि ये आपको बताते बताते खसाने का पता बन जाएगा। मुझे क्या? आज से इसका ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारे घर का पता कारावास होगा। चलो यहाँ से। चलो, कुछ नहीं था यहाँ। उस घटना के बाद संतोषी की बात कोई नहीं सुनता। अब तुम्हें लगेगा कि घर टूटने से गणेश खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि संतोषी के बड़बोलेपन का फायदा उठाते हुए उसने अद्भुत कौवे की झूठी बात संतोषी से की, जिसके कारण बिना किसी मेहनत के ही उसने अपने टूटे हुए घर को तुड़वाकर अपना एक बड़ा सा बगीचा बनवा लिया। समझ गया अम्मा, अब मैं जो भी बोलूँगा सोच समझ के बोलूँगा। अरे तुम तो कहानी भी समझ गए और उसका सार भी। अब मैं चली केले के सूखे पत्तों को कटवाने। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.